Babu, this is a very important video for every competitive exam of mining. The topic is notice or permission taken from Regional Inspector of Mines. In this video, we will discuss about 15 provisions and next 15 provisions in part 2. We will start. Number 1. परमिशन फॉर यूजिंग वाइंडिंग रोप फॉर मोर देन 3.5 years. ठीक है, क्या आपका रेगुलेशन 85 का सबरेगुलेशन 4 का क्लॉज ए क्या बोलता है? वो बोलता है वर्ड आपका रेगुलेशन में चालू होगा नो से, उसका एक्सप्लेनेशन क्या वो समझिए. लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप shall not be more than 3.5 years. ठीक है, आपको रेगुलेशन 85 और ए बोल दिया कि आपके वाइंडिंग रोप का लाइफ जो रहेगा 3.5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा. लेकिन यदि आपने स्पेयर यूज किया है, उस वाइंडिंग रोप का स्पेयर यूज हुआ, तो ज्यादा यूज नहीं हुआ, मतलब डिटोरेट नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, तो आप उसको यूज करना चाहेंगे तो मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर जो है एप्लीकेशन करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को. और 3.5 साल से अधिक के लिए यदि वाइंडिंग रोप को आप यूज करना चाह रहे हैं तो इसका परमिशन किससे लेना होगा? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से. तो वही बात बोला है, परमिशन फॉर यूजिंग वाइंडिंग रोप, डब्ल्यू रोप मीन्स वाइंडिंग रोप फॉर मोर देन 3.5 years. Permission shall be taken from regional inspector of mines on application by the owner agent or manager. Okay, next. Regulation 97, Subregulation 6. चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वाले को हम बताए थे आप लोग को पार्ट 1, उसमें बताए थे 97 का सबरेगुलेशन 7, 97 का सबरेगुलेशन 7 और 93 का भी सबरेगुलेशन 7 बताए थे. याद होगा, यदि जिसने देखा होगा उसको याद होगा. 97 के 7 में क्या बताए थे, मतलब रेगुलेशन 97 के सबरेगुलेशन 7 में क्या बताए थे? उसमें बताए थे कि बेल्ट कन्वेयर को काहे के लिए, मैन राइडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना है. और मैनेजर इसके लिए जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे. काहे के लिए? आईओएम मतलब इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, जिससे कि हम क्या करेंगे, आदमियों का ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है, मतलब मैन राइडिंग के लिए. और ये जो कोप ऑफ बेल्ट कन्वेयर है, इसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 90 दिन पहले देना है मैन राइडिंग व्यवस्था को चालू करने के पहले. ये बताया था हमने 97 के सबरेगुलेशन 7 में. ये 97 का सबरेगुलेशन 6 है और इसे दोनों में कंफ्यूज आ जाएगा, बच्चा गड़बड़ा जाएगा, बता रहे अभी. और एक ऐसे 93 का सबरेगुलेशन 7 भी बताए थे कि हालेज को एज ए मैन राइडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है. अरे पूछो नहीं बाबू, क्या बोल रहे, मैन राइडिंग लगाना है, बेल्ट कन्वेयर से हो, चाहे हॉलेज से हो, चाहे कोई सिस्टम से हो, आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है. तो फिर ये रीजनल इंस्पेक्टर वाला क्या चीज है? 97 का 6, कोयला ढुलाई करना, कोल ट्रांसपोर्ट करना है अंडरग्राउंड से बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, तो उसके लिए आपको बेल्ट कन्वेयर अंडरग्राउंड माइंस में लगाना है तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा. ये चीज बोल रहा हूं, ये मैंडेटिंग है क्या? ये सिर्फ क्या बोला है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर बिलो ग्राउंड परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस. फॉर दिस मैनेजर शैल फॉर्मुलेट ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर and a copy of code of practice shall be submitted to regional inspector of mines before 30 days of starting or commencement of belt conveyor. ये बोलता है 97 का 6. कुछ नहीं बोला बेटा. अंडरग्राउंड में बेल्ट लगाना है तो 30 आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है. इसके लिए मैनेजर साहब जो है एक बेल्ट के इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से संबंधित कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे. उस कोड ऑफ प्रैक्टिस का एक कॉपी जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 30 दिन पहले भेजेंगे. कितना दिन पहले भेजेंगे? 30 दिन. और मैंडेटरी वाले में कितना था जी? 97 में कितना बोला? 90 दिन. 90 दिन पहले, बिफोर 90 days. ठीक,
बहुत तेज बच्चा लोग है जी। ठीक, अब रेगुलेशन 104 कंजर्वेशन 7, रेगुलेशन 104 बताए होंगे बेटा, 123 बताए होंगे तो बोला होगा बेटा यहाँ पे ओनर एजेंट एंड मैनेजर आता है, लेकिन यहाँ तो ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा है। सिर्फ रेगुलेशन 7 को छोड़ के 104 के 8 प्रोविजन में 1, 2, 3, 4, 5 जहां जहां ओनर एजेंट एंड मैनेजर लिखा है, लेकिन रेगुलेशन 104 के सब रेगुलेशन 7 में ओनर एजेंट आर मैनेजर लिखा है। ठीक है, ये क्लियर हो जाइएगा। 104 के सिर्फ एक ही जगह ओनर एजेंट और मैनेजर है, बाकी सब जगह क्या है ओनर एजेंट एंड मैनेजर। वैसे ही याद रखिएगा, मेन राइडिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ओनर एजेंट एंड मैनेजर की है। ठीक है, ये कहां लिखा 93 रेगुलेशन 93 में मेरा महाधमाका 1 देखिएगा, उसमें भी है 93। ठीक, तो 104 के सब रेगुलेशन 7 में क्या बोलता है? 104 क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो जो आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं उसकी कॉपी किसी को न किसी को अप्रूवल के लिए सबमिट करना ना होगा, तो किसको सबमिट करते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। यही लिखा है 104 के सब रेगुलेशन 7 में, ओनर एजेंट और मैनेजर shall submit a copy of SMP to RIM। नेक्स्ट, रेगुलेशन 108 का सब रेगुलेशन 2। 108 को हम CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बहुत बढ़िया समझाए, ठीक है, और CMR प्लेलिस्ट में भी डाला होगा हमने, जहां तक हमको याद है। 108 को बहुत बढ़िया समझाया, जिसमें बताया था कि जो आपका क्या होता, डंप स्पॉइल बैंक, डंप का जो साइड रहेगा उसी को स्पॉइल बैंक बोलते, कुछ नहीं है। अरे डंप का जो किनारा है, ठीक है, साइड है, उसका जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, ग्रेडियंट को ही स्लोप बोलते। स्लोप जो है 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। क्या बोला था कि स्लोप ऑफ बैंक और स्पॉइल बैंक नॉट मोर देन 37.5 डिग्री, ऐसा बोला था। इन एनी केस, कोई भी केस हो, उसमें 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा बोलता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी बोला था कि ये जो साइड स्लोप आप निर्धारित करेंगे वो एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल के भी आधार पे करेंगे, ऐसा 108(2) में लिखा है। इसी 108 के सब रेगुलेशन 2 में ये भी लिखा है कि यदि इससे अधिक आपको स्लोप रखना है, 37.5 डिग्री से अधिक स्लोप रखना है, तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। इसके लिए कौन परमिट करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस परमिट करेंगे कि आप 37.5 डिग्री से भी अधिक क्या रख सकते हैं, डंप का स्लोप रख सकते हैं। देखिए वही लिखा, कुछ और लिखा, एक लाइन में लिखा है 108 का 2। हाँ, RIM में परमिट ये स्टीपर स्लोप, स्टीपर स्लोप मतलब अधिक स्लोप को, कौन सा स्टीपर स्लोप? 37.5 से अधिक वाला स्टीपर स्लोप ऑफ द स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक का तो दिया हुआ 108(2) में, कितना दिया? 37.5 डिग्री, ज्यादा नहीं चाहिए। और यदि 37.5 डिग्री से अधिक रखना चाहते हैं आप, तब आपको परमिट कौन करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। आधा मिनट के रुक जाइए, हम व्हाट्सएप में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे थे 108 के ऊपर। इसके आगे वाला जो सब रेगुलेशन 3 था, उसमें यह दिया था कि स्पॉइल का जो हाइट है, वो भी डंप का जो हाइट है, डंप का हाइट जो है 30 मीटर से अधिक नहीं होगा। और जहां पर 30 मीटर से अधिक हो जाएगा तो वहां पर प्रॉपर बेंचिंग करना है। यू हैव टू फॉर्म द बेंच एंड हाइट ऑफ ईच बेंच शैल नॉट एक्सीड और डज नॉट एक्सीड 30 मीटर। 30 मीटर नहीं बोल रहे, कल 30 मीटर से अधिक नहीं होगा बोलते। और हम लिख दिए थे कि हाइट ऑफ बेंच 30 मीटर, बच्चा लोग सब करेक्ट कर रहा था। और ऐसा लिखा, और हमने बताया था कि 108 में हम बोले होंगे, वहां पे आप लोग सुनते नहीं है। यहां क्या लिखा उसको जानते मत, हम जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड को सुनिए। क्या बोला होगा? बेंचेस शैल बी फॉर्म, बेंच बनाई जाएगी। दूसरा बोला होगा हाइट ऑफ ईच बेंच शैल नॉट एक्सीड 30 मीटर इन हाइट। ऐसा बोला होगा कि हर एक बेंच का ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगा। 30 मीटर नहीं बोला, 30 मीटर से अधिक नहीं होगा, ऐसा लिखा। और क्या बोलता है? उसका जो स्लोप बनेगा, बेंच का ओवरऑल स्लोप जो बनेगा, क्योंकि अब ढेर सारा बेंच बनेगा 30 से अधिक है, तो 30 मीटर से अधिक यदि है
तो क्या होगा, आपका ढेर सारा बेंच बनाना होगा और हर बेंच की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं रहेगी। तो ओवरऑल स्लोप जो बनेगा वहां पे बताए हम बढ़िया से, यहाँ पे शॉर्ट में बताए ओवरऑल स्लोप जो रहेगा 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल। इसको हम डिग्री में भी कन्वर्ट करके बनाए थे, कितना 33.7 डिग्री। इसको कन्वर्ट कीजिएगा, अरे कुछ नहीं कन्वर्ट करके एक बच्चा पूछेगा कैसे करते, ये ऐसा होता है ना बेटा, ये 1 और ये 1.5 और ये वाला आपका हुआ स्लोप, ये वाला क्या है स्लोप, ये 1 ये 1.5 और ये वाला स्लोप हुआ, और ये स्लोप का ये क्या हुआ एंगल हुआ। ठीक है, इसको कैसे निकालते, टेन थीटा मेथड से पढ़े थे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं, हम छोटे बच्चों को बताते बेटा देखो, टेन ऐसा लिखते टी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर है, इधर हो गया ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटे आधार टेन थीटा। तो टेन थीटा इसका क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.5। हमको थीटा निकालना, थीटा को बोलते हैं एंगल को थीटा से डिनोट करते, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.5। यदि ऐसा कर लीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आपको आ जाएगा 33.7 डिग्री, क्योंकि रेगुलेशन 108 का सबरेशन 2 बोलता है कि किसी भी परिस्थिति में 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे मल्टी बेंच हो रहा है तो ओवरऑल स्लोप यहाँ पर भी 33.7 डिग्री से ज्यादा नहीं रहेगा, ये बोलो। ये भी नॉट मोर देन वाला है, क्या है बेटा नॉट मोर देन, नॉट मोर देन बोलता है, सिर्फ 33.7 डिग्री नहीं बोलता, नॉट मोर देन 33.7 डिग्री। वहां पे आपको ये एंगल नहीं लिखा है, वहां पे बोला है नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो किसी भी केस में 37.5 से ज्यादा नहीं ऊंची, देखिए है क्या यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये कब के लिए है, जैसे मान लो मेरा बेंच का ऊंचाई 110 मीटर, सॉरी बेंच बोल दिया सॉरी, डम का हाइट कितना है 30 मीटर है। जब 30 मीटर हो गया, मान लो 30 मीटर से अधिक हुआ ना, ये जब 30 मीटर से अधिक है तो बेंच बना दिया हमने, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं रहेगी, और उनका ओवरऑल स्लोप यदि हम लेंगे तो वो इस स्लोप से ज्यादा नहीं होगा, ये बोल रहा है। और यदि आपको 37.5 डिग्री से अधिक स्लोप रखना है तो रीजनल स्पेक्ट्रम माइंस इसके लिए परमिट करेंगे। ये 108(2) के बाद में नहीं चीज करता, प्रोवाइडेड दैट वो अंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगुलर 109 का सबरेशन वन, ये क्या 109 ट्रांसपोर्ट रूल, ये भी सेल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में है। ठीक है, ये सब आगे पीछे होंगे चट्टे बट्टे। ठीक है, 104, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 109 में क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट रूल के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना है मैनेजर साहब को, और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को क्या करना है, इसको सबमिट कर देना, उसका कॉपी ऐसा लिखा होगा देखिए, द मैनेजर सबमिट ए कॉपी ऑफ कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू RIM। और इसमें बोला भी होगा कि ट्रांसपोर्ट रूल को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी, वहां बताया है। ठीक है, मतलब इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताया। 109 को वहां जाके देखिए, कहां पर सेल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में टाइम लग जाएगा। रेगुलेशन 111 का सबरेशन 6 क्लॉज C। रेगुलेशन 111 क्या बताता है, रेगुलेशन 111 के लिए हम ट्रिक बताए, जो पिलर का साइज आप लोग याद करते हैं ना डर डर के फिर गलत कर देते, उसके लिए CMR के प्लेलिस्ट में जाएगा। 111 को बहुत बढ़िया ट्रिकी मेथड से बताया, समझ आ जाएगा, देखिएगा एक बार जाके अवश्य देखिएगा। रेगुलेशन 111 बहुत मेहनत करके प्रदीप दुबे साहब के रिक्वेस्ट पे हम वो उसको बताए थे, और उससे लास्ट ईयर 4 को क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में। ठीक है, तो रेगुलेशन क्या बताता है, रेगुलेशन 111 में गैलरी का हाइट विड्थ कितना रहेगा, पिलर का साइज करेगा, ये यही बताता है रेगुलेशन 111। और जो रेगुलेशन 111 का सबरेशन 4 है, वहां पर डिफरेंट विड्थ ऑफ गैलरी के लिए आपका हाइट के अनुसार क्या बताया है कि पिलर साइज कितना होगा। पिलर साइज कभी माइनिंग वाले बच्चे याद रखो, सेंटर टू सेंटर बोला जाता है। अब यूट्यूब में कमेंट करते सर सेंटर टू सेंटर रहता है क्या, अरे भैया सेंटर टू सेंटर ही रहता है, ये इसको इसमें भर लीजिए। पिलर साइज कभी भी जब भी बोला जाएगा सेंटर टू
सेंटर ही रहता है, नहीं भी लिखा है तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो साइज दिया है दिस साइज इज सेंटर टू सेंटर पिलर साइज। ठीक है, तो 106 का सी क्या बोलता है, क्या दिया आपको 111 दिया ना कि हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर, वेट नॉट मोर देन 4.8 मीटर। रॉक मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएगा, नॉट मोर देन 4.8 मीटर का है, वहां पे उसका कारण बताए हैं। ठीक है, तो ये इससे यदि आपको अधिक ऊंचाई या चौड़ाई रखना है गैलरी का तो इसके लिए भी कौन परमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जो 3 मीटर 4.8 मीटर वाला जो क्लास है कि नॉट मोर देन 3 मीटर एंड नॉट मोर देन 4.8 मीटर गैलरी का वेट और ऊंचाई नॉट मोर देन 3 मीटर, इससे भी यदि आपको रखना है तो भी आपको किससे परमिशन लेना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। देखिए यही तो सिंपल सा लिखा है, द एच एंड डब्ल्यू मतलब हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरीज शैल नॉट बी फर्दर इंक्रीज्ड विदाउट द परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट बाबू परमिशन फॉर डिप्लेरिंग, डीईपी लिखा मतलब डिप्लेरिंग, डिप्लेरिंग के परमिशन रेगुलेशन 112 के सबरेगुलेशन 1 के अनुसार किससे लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और एक बात को क्लियर हो जाइए, कहीं कहीं कोई भाई लोग लिख दिया कुछो कुछो, एक रेगुलेशन 112 का सब रेगुलेशन 6 को उठा के एक बार बुक से देख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको समझ लीजिए, और रेगुलेशन 112 का सब रेगुलेशन 6 को पढ़िएगा। वहां क्या लिखा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता रहे, द विड्थ ऑफ स्प्लिट गैलरीज शैल नॉट एक्सीड द विड्थ स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 111, ऐसा बोला है। मतलब वो सब रेगुलेशन 111 के सब रेगुलेशन 4 में जो विड्थ ऑफ गैलरी दिया हुआ है, विड्थ ऑफ गैलरीज ये मतलब वो क्या का डेवलपमेंट गैलरी का, जिसको ओरिजिनल गैलरी बोलो या डेवलपमेंट गैलरी बोलो एक ही बात है, वो जो दिया हुआ है उससे ज्यादा आपका विड्थ ऑफ स्प्लिट नहीं रहेगा। मतलब विड्थ ऑफ स्प्लिटिंग कितना रहेगा, जितना डेवलपमेंट गैलरी का है या जितना ओरिजिनल गैलरी का। मान लो मेरा 3.2 मीटर का कोई डेवलपमेंट गैलरी है जिसको हम ओरिजिनल गैलरी बोलते हैं, जब मैं डिप्लेरिंग करूंगा तो मेरा विड्थ ऑफ स्प्लिट 3.2 मीटर से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 3.2 मीटर। यदि मेरा 3.6 मीटर ओरिजिनल गैलरी मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे रेगुलेशन 111 के सब 4 के अनुसार मैंने 3.6 मीटर लिया था, तो जब मैं डिप्लेरिंग करूंगा पिलर का तब विड्थ ऑफ स्प्लिट नॉट मोर देन 3.6 मीटर। मान लो 4.2 था तो ओरिजिनल गैलरी कितना था, मतलब डेवलपमेंट गैलरी कितना था 4.2 मीटर, तो विड्थ ऑफ स्प्लिट भी कितना होगा, विड्थ ऑफ स्प्लिट भी 4.2 मीटर होगा। ठीक है, ये बात को गलती मत कीजिएगा। कोई बोलता सर वहां लिखा है 3.6 मीटर से अधिक नहीं होगा। अरे रेगुलेशन 112 का सब रेगुलेशन 6 पढ़ने के लिए आपको कोई ने मना किया है क्या, उसको पढ़ लीजिए, और यदि वहां से पढ़ लीजिए और उसको इस खोपड़िया में भर लीजिए तो कौन क्या लिखा नहीं लिखा अपने आप समझ जाएगा ना। दूध का दूध और पानी का पानी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के क्वेश्चन को कोई कैप्सूल फैप्सूल जिसूल सब डाल रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मेरा ही बच्चा लोग वहां जाके देखेगा, बोलेगा एक रानी बेले सर का है। ठीक है, तो जाली कुछ ही दिन तक चलता है, ठीक है ना, जाली कुछ दिन तक चलता है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है उनसे कभी भी प्रिफर कीजिए। ठीक है, तो 112(6) को इस वीडियो के बाद एक बार उठा के देखिएगा ना, हिंदी वाले हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। ठीक है, तो आपको बराबर ख्याल आ जाएगा कि विड्थ ऑफ स्प्लिट गैलरी ड्यूरिंग डिप्लेरिंग कितना रहेगा। ठीक है, खत्म। तो पर डिप्लेरिंग के लिए किससे परमिशन लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और 112 को भी मेरे सीएमआर प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन 114 का सब रेगुलेशन 1 सेविंग क्लास है ना, इस सेविंग क्लास को भी 114 को भी सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में किसी वीडियो में बताया है। अब कौन वीडियो ये हमको नहीं पता। 114 का एक क्या बोलता, कुछ नहीं बोलता बेटा। कभी हमको जरूरत पड़ गया वेंटिलेशन के लिए या हॉलेज के लिए, वीएनटी लिखा मतलब वेंटिलेशन,
या हॉलेज के लिए या ड्रेनेज के लिए पानी निकालना, नाली बनाना है, तब क्या करना होगा? या तो कभी कभी हमको गैलरी का साइज बड़ा करना होगा, या कभी कभी पिलर में से गैलरी चलाना होगा। तो पिलर में से गैलरी चला देंगे तो रेगुलेशन 111 के सब रेगुलेशन 4 का पालन होगा क्या? पिलर का साइज छोटा ना हो गया। तो यदि आपको ये जरूरत है और यदि मैनेजर ये समझते हैं कि माइन के प्रॉपर वर्किंग के लिए कभी पिलर से गैलरी चलाना पड़ जाए, किस पर्पज से? कोई भी पर्पज से नहीं, फॉर वेंटिलेशन पर्पज, फॉर हॉलेज पर्पज और फॉर ड्रेनेज पर्पज। यदि ये तीन में से कोई एक पर्पज के लिए गैलरी को बड़ा करना पड़े या आपको पिलर से गैलरी चलाना पड़े तो आपको कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि आप 14 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इस संबंध में नोटिस देते हैं तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब आगे ये नहीं कि हमको प्रॉपर वर्किंग करना तो कोई काम के लिए पिलर का साइज छोटा कर दिया या गैलरी का साइज बढ़ा दिया, वो नहीं चलेगा। सिर्फ काय के लिए बोलता है रेगुलेशन 114 का 1, ये सेविंग क्लास है, बचाव है, कुछ आपको छूट के प्रावधान है ये कि यदि वेंटिलेशन के लिए जरूरत पड़ गया, हॉलेज के लिए जरूरत पड़ गया, ड्रेनेज के लिए जरूरत पड़ गया तो आप गैलरी की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनलॉर्ज कर सकते हैं, अंग्रेजी में इनलॉर्जमेंट बोलते हैं, या किसी पिलर से भी गैलरी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा यदि मैनेजर साहब को जरूरत लगता है कि माइन के को सिर्फ चलाने के लिए ऐसा जरूरत है तो वो क्या करेंगे? एकदम नहीं कर देंगे कि जरूरत है, वो ऐसा करने के पहले 14 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देंगे। देखिए यही बड़ा सिंपल सा भाषा में लिखा है 114 का सब रेगुलेशन 1, फॉर वेंटिलेशन, हॉलेज और ड्रेनेज साइज ऑफ गैलरी शैल बी इनलॉर्ज, बड़ा कर सकते हैं आप, गैलरी के साइज को ऊंचाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। आर ड्राइविंग ऑफ गैलरी थ्रू एनी पिलर, या किसी पिलर से गैलरी चला सकते हैं। द अबव वर्क शैल बी डन इफ 14 डेज प्रीवियस नोटिस टू RIM। ऐसा तभी कर सकते जब आपने रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 14 दिन पहले नोटिस दिया है। रेगुलेशन 123(1)B और रेगुलेशन 123(3). 1B क्या है? ये 123 स्कीम का ना है। तो कई बार क्या होता है, स्कीम किसको जा रहा है? स्कीम नहीं, स्कीम का कॉपी। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किसको? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का कॉपी। ऐसा ना बोलते बेटा, ये कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये कॉपी ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मत बोला करो। तो ये 123 में स्कीम का जो कॉपी होगा किसको देंगे? हम सबमिट करेंगे ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। 123 वाला भी क्या? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। और ओनर, एजेंट आर मैनेजर, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ये क्या चीज होता है? इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, बहुत बच्चा लोग देखा है इसको। ये 123(1)B में क्या बोलता है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ स्कीम टू RIM, इतना ही है। 123 का सब रेगुलेशन 3, इसमें कुछ जो सपोर्ट प्लान आप बनाते हैं, कौन बनाता है सपोर्ट प्लान? सपोर्ट प्लान शैल बी फ्रेम्ड बाय ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। फार्म कौन करेगा? फ्रेम कौन करेगा? बनाएगा कौन? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। और उसमें लिखा हुआ इन कंसल्टेशन विद इन कॉन्सोनेंस विद द स्कीम, ऐसा भी लिखा होगा। कहां पे लिखा होगा? ये 123 के सब रेगुलेशन 2 में। और उसको बताया होगा कि जो सपोर्ट प्लान बनाएंगे वो पास्ट एक्सपीरियंस पे आधारित होगा, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन पे आधारित होगा, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी पे आधारित होगा, वहां का मैकेनाइजेशन क्या है वो देखा जाएगा। ठीक है, वो ढेर सारे वहां पॉइंट हम बताएंगे 123 में। उन आधार पे आप सपोर्ट प्लान बनाएगा और उस सपोर्ट प्लान में भी किस टाइप का सपोर्ट लगेगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, वो दो सपोर्ट के बीच की दूरी क्या होगा, ये सब सपोर्ट प्लान में रहेगा। ये किसमें लिखा है? 123 के सब रेगुलेशन 2 में। तो आपने सपोर्ट प्लान बना लिया, कौन ने बनाया? क्या बोला? अरे गलत ना बोला, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ने। किस रेगुलेशन के तहत बनाया? सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 123। पसीना वो चले दीजिए बाबू, रात का भी टाइम है, पसीना भी जम के आ रहा है। ठीक है, तुम लोगों से प्यार है इसलिए करते, लेकिन मेरे ही क्वेश्चन को आप लोग पेड वाले को बेच दे रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है।
ठीक है। तो वो जो आपने सपोर्ट प्लान बनाया उसकी जो कॉपी है वो कॉपी को मैनेजर जो है, मैनेजर 123 दिन में मैनेजर साहब जो है 30 दिन पहले कोई भी अंडरग्राउंड में आपका ऑपरेशन चालू करने के 30 दिन पहले क्या करेंगे, उस सपोर्ट प्लान की कॉपी, सपोर्ट प्लान नहीं, सपोर्ट प्लान की कॉपी जमा करेंगे अप्रूवल के लिए। यही तो लिखा है, देखिए, द मैनेजर शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान टू RIM एटलीस्ट 30 days बिफोर द कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑपरेशन बिलो ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट को बाद में लेंगे। बहुत ज्यादा पसीना आ गया और आप लोगों को इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ या भविष्य में होगा कि नहीं होगा, हमको अवश्य कमेंट करके YouTube में बताइएगा। और जो मेरे व्हाट्सएप के क्वेश्चन है उसको पेड व्हाट्सएप चैनल को या कोई YouTube जो पेड चाहते उनको मत बेचो या उनको मत दो। स्टूडेंट को कनेक्ट करो ना यार, जो गरीब बच्चा उनको जोड़िए ताकि फ्री में उनको माइनिंग का एजुकेशन मिले। या हम 13 महीने में उतना चीज बता दिए है जितना कि 3 साल में आपका इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा हमको लगता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर आपका टीचिंग का स्टाइल जो है वो कौन लेवल का है, वो हमको नहीं पता कौन लेवल का है, नहीं वो आप लोग डिसाइड कीजिए। बट हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को फायदा हो वो चीज मैं प्रोवाइड करूं। थैंक यू, वी विल सी यू अगेन।